मेरे बच्चों, आज हम लेखक आनंद यादव द्वारा लिखे गए पाठ जूझ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग के अंत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दत्ताजी राव सरकार ने लेखक की पढ़ाई के लिए लेखक के दादा को फटकारते हुए लेखक को कल से ही पाठशाला भेजने के लिए कहा था। इस पर दादा ने जवाब दिया कि जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। पाठशाला 11 बजे होती है। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। तो यहाँ बालिस्टर शब्द आया जिसका अर्थ है बैरिस्टर, वकील। तो यहाँ पर हमने देखा कि दत्ताजी राव सरकार ने जब लेखक के दादा को खूब हजामत बनाते हुए फटकारते हुए उन्हें लेखक की पढ़ाई के लिए तैयार किया, तो लेखक के दादा ने बात मान ली और घर आकर खाना खाते खाते समय भी वे लेखक से वचन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पाठशाला जाना है तो ध्यान रहे कि सुबह उठते ही अपना बस्ता लेकर, बस्ता स्कूल बैग के लिए आया है, अपना बस्ता लेकर सीधे खेत में आ जाना और 11 बजे तक खेत में पानी देना और उसके बाद वहीं से पाठशाला जाना। और पाठशाला की छुट्टी होते ही अपना बस्ता घर पे रखना और सीधे खेत में आ जाना। और खेत में आकर घंटे भर ढोर चराने हैं, ढोर पशु चराने हैं। और अगर मान लो खेतों में कभी ज्यादा काम हुआ तो उस दिन तुम्हें पाठशाला में गैर हाजिरी लगानी होगी, यानी अनुपस्थित रहना होगा। उस दिन तुम्हें पाठशाला नहीं जाना होगा। अगर ये मंजूर है तो बोलो, नहीं तो पढ़ना लिखना कोई काम का नहीं। तो लेखक ने भी हाँ भर दी। उसने भी ऐसे हाँ भरी जैसे तो उसको सारी बातें मंजूर थी। और दादा ने कहा कि देख, अगर नहीं आया तो जहां मिलेगा वहीं तेरे को कुचलता हूं, यानी तेरी पिटाई करता हूं। तेरे को पढ़ाई का भूत चढ़ा है। मुझे पता है तू कोई वकील बनने वाला नहीं है। और आगे लेखक लिखते हैं कि दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। तो यहां हमने देखा कि किस प्रकार से लेखक अगले दिन से
पाठशाला जाना शुरू करता है और वहां जब जाता है तो उसे दोबारा नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लेखक ने 5वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ी थी। इसलिए जो नाम लिखाने का रजिस्टर है उसमें नाम के आगे ना पास की टिप्पणी लिखी थी, यानी अनुत्तीर्ण की टिप्पणी लिखी थी। इसलिए उसी नाम से नाम दर्ज माना गया और पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही लेखक कक्षा में जाता है तो देखता है कि उस कक्षा में उसके मोहल्ले के, उसकी गली के 2 लड़कों के अलावा सभी बच्चे अपरिचित थे। वह किसी को नहीं जानता था और सब उम्र में लेखक से छोटे थे, जिन्हें लेखक अपने से कम अकल का समझता था और उसे बड़ा विचित्र लग रहा था कि अब उनके साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए लेखक का मन खट्टा हो गया और वो बाहरी और अपरिचित व्यक्ति की तरह एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जाके बैठ गया। उसे कुछ नहीं पता कौन मास्टर है। अपनी पिछले साल की पुरानी किताबों और पुरानी कापियों को ही लेकर वह अपने बैग में आ गया। आगे लेखक लिखता है कि बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा की सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। यहां गमछा शब्द आया जिसका अर्थ है पतले कपड़े का तौलिया। तो लेखक कह रहा है कि आज मैं कक्षा में ऐसे बैठा था जैसे तो मानो कोई लड़का बस अड्डे पर अपनी पोटली को संभाले हुए किसी के इंतजार में बैठा हो और मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर पिछली कक्षा की जो किताबें और जो कापियां थी उनको लेकर मैं बैठा था। तो वो मेरे लिए पुरानी धरोहर थी, उनको संभाले मैं बैठा था। इतने में एक चौहान का लड़का आया जो बड़ा शरारती था। उसने आकर कहा कि मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आके बैठ गए हो, और उसने मेरी खिल्ली उड़ानी चाहिए और इस प्रकार से कह रहे कि मेरा कुछ पहनावा भी ऐसा था। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग की एक मटमैली सी गंदी सी धोती पहन रखी थी और एक गमछा पहन रखा था, और उस लड़के ने मेरा गमछा छीन लिया। मैंने सोचा आज खींचातानी में फट जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। उस लड़के ने अपने सिर पर बांधकर थोड़ी देर मास्टर की नकल की और फिर उसे मास्टर की टेबल पर रखकर और वह बैठ गया। इतने में मास्टर जी आ गए और मैं डर गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे आज पहली बार बहुत घबराहट हो रही थी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहां क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहां रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। तो ये पहले दिन का
लेखक का अनुभव था, जिसमें एक चौहान का शरारती लड़का था जो बहुत सताता है लेखक को और लेखक को इससे बड़ी पीड़ा होती है। वह अंदर ही अंदर घबराता है, डरता है। और किस प्रकार से जब लेखक अपने गमछे के संदर्भ में मास्टर को बताता है कि ये मैंने नहीं रखा, इस लड़के ने रखा है, तो मास्टर उस लड़के की तरफ जाकर उसको फटकारने लगते हैं और बाद में लेखक के बारे में काफी पूछताछ करते हैं। उसी लड़के ने बीच की छुट्टी में लेखक की धोती की कांच खोलने की कोशिश की ताकि उसकी धोती खुल जाए, लेकिन लेखक इस चीज से डर गया और उसने जब तक छुट्टी नहीं हो गई तब तक अपनी पीठ दीवार की तरफ करके बैठा रहा ताकि वह लड़का उसकी धोती की कांच को ना खोल पाए। आज लेखक की स्थिति ऐसी थी जैसे मानो खिलौने का बनाया हुआ कोई कौवे का बच्चा खुले में रख दें तो चारों ओर से कौवे आ आके उस पर चोंच मारते हैं। लेखक कहता है कि वैसी ही हालत मेरी है। मेरी ही पाठशाला आज मुझे चोंच मार मार के घायल कर रही थी। मैं बहुत दुखी था। आगे लेखक लिखते हैं कि घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। अपना वहां कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर पाठशाला चला गया। तो लेखक जब वापस घर आता है तो बड़ा निराश हो जाता है। उसे आज अपने पहले दिन का जो अनुभव है बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता है कि बच्चे कितना गलत व्यवहार मेरे साथ करते हैं। कोई धोती खींचता है, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, गमछा खींचते हैं। तो कह रहे कि ऐसे में मैं पाठशाला में कैसे निभा कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो मेरा खेत है जिसमें चुपचाप काम करते रहता हूं। और इस प्रकार से लेखक निराश होकर एकदम सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो सवेरे हो जाने पर फिर उसमें पढ़ने की उमंग थी और वह फिर से पाठशाला चला गया। और मां के पीछे पड़कर उसने एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी जो कि मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली थी। चड्डी पहनकर पाठशाला में जाने लगा और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। यह मैल खाऊ शब्द का अर्थ है जिसमें मैल दिखाई ना दे, यानी ऐसे कपड़े की चड्ढी उसने बनवाई जिसमें मैल दिखाई नहीं देता। और दहशत, डर, भय। तो इस प्रकार से लेखक का अनुभव पहले दिन का अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगली सुबह वह न चाहकर भी पढ़ने की उमंग और लालसा के कारण पाठशाला जाता है। और अपनी मां के पीछे पड़ के उसने पाठशाला के लिए एक 2 नाड़ी वाली चड्ढी बनवा ली जो कि मैल खाने वाली रंग की थी, जिसमें मैल दिखाई नहीं देता। और अब वो धोती पहनकर अपने खेतों में जाने लगा और चड्ढी पहनकर पाठशाला में जाने लगा। और इनके जो कक्षा अध्यापक थे वो मंत्री नामक मास्टर थे, जो कि छड़ी हाथ में नहीं रखते थे। छड़ी से पिटाई करने के बजाय गर्दन हाथ से पकड़कर घुसा लगाते थे पीठ में, और उसी से लड़कों में दहशत थी, डर था। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था।
मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पसीना छूटना मुहावरा जिसका अर्थ है भयभीत होना, और मुनासिब शब्द का अर्थ है उचित। तो लेखक कहता है कि इस प्रकार से जो मंत्री मास्टर थे वो गणित पढ़ाते थे और सबको सवाल समझाने के बाद जिसको समझ में नहीं आता था पास बुलाकर समझा देते, और कोई मूर्खता करता तो उसको वहीं पे उसकी पिटाई कर देते। वसंत पाटिल नाम का लड़का था जो पढ़ने में बड़ा होशियार था। यद्यपि शरीर से वह दुबला पतला था, लेकिन पढ़ने में बड़ा होशियार था। बड़ा उसका जो स्वभाव है वह भी बड़ा शांत स्वभाव था। हमेशा पढ़ने में लगा रहता। और जो कक्षाध्यापक थे उन्होंने उसे मॉनिटर बना दिया था। तो वसंत पाटिल जो कि मॉनिटर बनाया हुआ था वह आगे की बेंच पे बैठता और मास्टर के बिल्कुल पास बैठता था। कक्षा में उसका सब सम्मान करते थे। लेकिन लेखक को लगता कि वह उससे छोटा था और लेखक 5वीं कक्षा में उससे पहले आया था, इसलिए मास्टर को उसे मॉनिटर बनाना चाहिए। यानी लेखक सोचता था कि उसे मॉनिटर खुद को बनना चाहिए था। मास्टर ने वसंत पाटिल को मास्टर बनाकर गलती की है। लेकिन फिर बाद में लेखक यह भी सोचता है कि उसे केवल 2 महीने में 5वीं कक्षा की पूरी तैयारी करके पास होना है। उसे कक्षा के दंगों में पढ़ाई की उपेक्षा करना ये सब उसके लिए उचित नहीं है। उसे केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, तभी वह 2 महीने में 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके इस कक्षा को पास कर पाएगा। इसलिए उसे लगा कि वह मॉनिटर नहीं बना तो ठीक ही है। आगे लेखक लिखता है कि इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। तो यहाँ लेखक ने बताया कि किस प्रकार से अब उसका ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगा। वसंत पाटिल से दोस्ती हो गई और इस कारण उसको गणित झटपट समझ में आने लगी। और अब जब कभी कक्षा के बच्चों के सवाल जांचने होते तो एक ओर से वसंत पाटिल उन सवालों को जांचता तो दूसरी ओर से लेखक। और इस प्रकार से कक्षा के दूसरे काम भी वो मिलजुल कर करने लगे। मास्टर लेखक को आनंदा कहते तो लेखक बड़ा प्रसन्न होता, क्योंकि उसकी माँ भी आनंदा कहती लेकिन वह बहुत कम कहती थी। और मास्टरों के इस अपनेपन से लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। मास्टरों के इस अपनेपन के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण वह पाठशाला में और ज्यादा रुचि रखने लगा। लेखक आगे लिखता है कि ना वह सौंदलगेकर मास्टर यानी एक सौंदलगेकर मास्टर थे जो कि मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। तो यहाँ लेखक बताता है कि मराठी पढ़ाने वाले जो मास्टर थे उनका नाम था सौंदलगेकर। वे जब पढ़ाते थे तो खुद उसमें रम जाते थे, यानी बिल्कुल तल्लीन होकर तन्मय होकर वो पढ़ाते थे और कविता तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते। लेखक के अनुसार सौंदलगेकर जो कि मराठी के मास्टर थे उनका गला सुरीला था, उनको छंद की बहुत बढ़िया चाल की समझ थी, उनके गले में एक रसिकता थी,
और उनको पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी जो वे कक्षा में सुनाते थे। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियां पानी पानी से कब की भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। यहाँ पर भान शब्द का अर्थ है आभास या खुद का ध्यान न रहना। यति गति, यति का अर्थ होता है विराम और गति का अर्थ होता है प्रवाह। तो कविता में रुकने व आगे बढ़ने के नियम को कहते हैं यति गति। तो यति का अर्थ हुआ विराम, जहां कविता की पंक्ति में या जब हम गाते हैं तो जहां ठहराव आता है, जहां विराम लेना होता है उसको यति, और एक गाने में जो एक प्रवाह होता है उसको कहते हैं गति। आरोह अवरोह, स्वर को भाव के अनुसार कम या ज्यादा करना। तो आरोह का अर्थ है गाते हुए स्वर को ऊंचा उठाना और अवरोह का अर्थ है कि गाते समय स्वर को नीचा करना। तो यहाँ लेखक कहता है कि उनके जो मराठी के सौंदर्यकर अध्यापक थे, उनको छंदों की लय, गति, ताल उनको बहुत अच्छी तरह आते थे। इसलिए पहले वो एक आध कविता गाकर सुनाते और फिर बैठ के अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, और बीच बीच में जिन कवियों से वो मिल चुके हैं उनके संस्मरण सुनाते। खुद कविता लिखते थे, इसलिए कभी कभी अपनी कविता भी सुना देते थे। और इन सब को सुनते हुए लेखक एकदम अपने आंखों और कानों में सारी प्राणों की शक्ति को एकजुट करके, एकत्र करके मानो दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और उसके रस को पीता रहता। मास्टर के हर हाव भाव को बड़े ध्यान से देखता और उनके हर स्वर को बड़े ध्यान से सुनता था, और उनके द्वारा गाई जाने वाली कविताओं का रस ग्रहण करता। अब लेखक भी सुबह शाम खेत में पानी देते हुए, पशुओं को चराते हुए, खुले गले से मास्टर द्वारा गाई जाने वाली कविताओं को गाने लगा। जब वह खेत में, चाहे वो पानी दे रहा है, पशु चरा रहा है, वहां पर वह अकेले ये खेती के काम करते हुए या पशु को चराते हुए खुले गले से जोर जोर से मास्टर की तरह उसी प्रकार हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार कविता गाने लगा। अब वह उन कविताओं के अर्थों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, उनको आगे पीछे करना सीखता है। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, लेखक खेत में पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता। कई बार तो खेत की क्यारियां पानी से कब भर जाती थी ये लेखक को ध्यान ही नहीं रहता था। वह कविता गाने में इतना मंत्र मुग्ध हो जाता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, ये भी उसको उसी समय पता चला। लेखक आगे लिखता है कि इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में
गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांढरी गाया धरणीवरी को, मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। तो यह लेखक ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न इस पे बन सकता है कि लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा। तो यहां हमने देखा कि लेखक ने बताया कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति आ गई थी। पहले वह जब कभी ढोर चराता, पानी लगाता, दूसरे काम करता, तो उसको अकेलापन खटकता था। उसको लगता था कि ये काम करते हुए कोई ना कोई उसके साथ बात करता रहे, गपशप करता रहे, हंसी मजाक करता रहे, और इस तरह से वो काम करना पसंद करता था। लेकिन अब जब वह पाठशाला जाने लगा और सौंदलगेकर जो अध्यापक थे उनसे जो कविताएं सुनता था, उनसे प्रेरित होकर वह अकेले में अब जोर जोर से कविता गाने लगा। और जोर जोर से कविता गा सके और उस कविता के बोल पर वह नाच सके और अभिनय कर सके, इसके लिए अब उसे एकांत अच्छा लगने लगा, ताकि उसे कोई ना देखे और वह खुलकर ऊंची आवाज में गा सके, अभिनय कर सके और नाच नाच कर अपने अभिनय को प्रकट कर सके। तो इसलिए जो अकेलापन पहले लेखक को खटकता था, अब वह उसे अच्छा लगने लगा। अब उसको एकांत में आनंद आने लगा, ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार कविताओं को ऊंची आवाज में गाकर अपना मन बहला सके। और इस प्रकार से लेखक कहता है कि एक जो कविता थी उसको तो उसने एक अलग ही छंद में गाया, जो अध्यापक को बहुत पसंद आई, और अध्यापक ने मुझे 6ठी और 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने बुलाकर गवाया। उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की। लेखक लिखता है कि पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूं। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूं। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खिसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। खिसा का अर्थ है थैला। तो लेखक कहता है कि किस प्रकार से एक बार पाठशाला में जो समारोह हुआ, उस समारोह में भी अध्यापक ने उससे वह कविता गवाई। मास्टर खुद कविता लिखते थे और मास्टर के पास अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे जो उनके घर में थे, और उन कवियों के चरित्र संस्मरण वो बताते थे। पहले लेखक मानता था कि कवि कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जो कि साधारण इंसानों से अलग हैं। लेकिन अब जब उसने सौंदलगेकर, जो मास्टर खुद एक कवि थे, उनको देखा और उनके संस्मरण, बाकी कवियों के संस्मरण देखे और सुने, तो लेखक को लगा कि ये जो कवि लोग हैं ये भी वैसे ही हाड़ मांस और क्रोध लोभ जैसे क्रोध और लोभ के पुतले हैं। यानी हाड़ मांस का, क्रोध लोभ आदि भावों से प्रेरित होने वाला जैसे मनुष्य है, वैसे ही कवि भी वैसा ही मनुष्य है। अब लेखक को लगने लगा कि कवि अलग नहीं होते, वे भी इंसान होते हैं। उनको लगने लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूं।
लेखक कहता है कि मास्टर ने अपने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी थी। मैंने वो मालती की बेल भी देखी है और मास्टर की कविता भी। तब मुझे लगने लगा कि हमारे आसपास और हमारे खेतों में, हमारे चारों ओर ऐसे न जाने कितने दृश्य हैं जिन पर हम कविता बना सकते हैं, और ये सब अनजाने में होता रहता। अब लेखक भैंस चराते चराते फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करके कविता बनाने लगा और उन्हें जोर जोर से गुनगुनाने भी लगा। वह मास्टर को भी अपनी कविताएं दिखाता था और कभी भी कविता लिखने लगे इसके लिए वह एक थैले में कागज और पेंसिल सदैव साथ रखने लगा। कभी कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती, महफिल, सभा। तो लेखक कहता है कि अब वह क्या करने लगा कि अपने थैले में पेंसिल और कागज रखने लगा, और अगर मान लो कभी वो भी नहीं होते तो कभी तो भैंस की पीठ पर ही एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेके और उससे वो पंक्तियां लिखने लगा। कभी पत्थर की शिला पर, चट्टान पर कंकर से लिख लेता था और जब वो याद हो जाती तो उनको मिटा देता। रविवार के दिन अगर एक आध कविता बन जाती तो सोमवार को मास्टर को दिखाता। और कभी कभी तो इतना धैर्य नहीं रहता तो मास्टर के घर जाकर रात को ही उसको कविता दिखा देते और मास्टर उसकी इन कविताओं की बड़ी प्रशंसा करते। बोलते बोलते मास्टर बताते कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदल गेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि जब वह अपने मास्टर को अपनी कविताएं दिखाता तो वे प्रशंसा करते और मास्टर बातें करते करते कवि की भाषा के बारे में, संस्कृत भाषा के उपयोग के बारे में, छंद की जाति पहचानने, अलंकारों की जानकारी, शुद्ध लेखन आदि के बारे में बताते थे। और मुझे, लेखक कह रहा है कि मुझे अपने इस अध्यापक के प्रति एक अपनापा यानी अपनेपन का अनुभव होने लगा। वे मुझे पुस्तकें देते थे, नए नए कविता संग्रह देते थे और मैं उनके द्वारा जो एक विशेष प्रकार की काव्य शैली दिखाई जाती या बताई जाती, मैं उस पर कविता बनाने लगा। अब मैं एक नई दिशा में कोशिश करता था और उनके इस प्रेरणा और उनके प्रभाव के कारण मैं अब मराठी भाषा में कार्य करने लगा, यानी मराठी भाषा मेरी सुधरने लगी और मैं मराठी में भी लिखने लगा। और इस प्रकार से लेखक कहता है कि अलंकार, छंद, लय आदि को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से लेखक देखने लगा और शब्दों का ऐसा नशा चढ़ा लेखक पर कि अब उसे लगने लगा कि उसके मन में कोई मधुर बाजा बजता है और उन शब्दों से वह खेलने लगा, नई नई कविताएं बनाने लगा। तो इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से लेखक पर अपने अध्यापक सौंदल गेकर, जो कि मराठी के अध्यापक थे, उनका इतना प्रभाव पड़ता है कि उसको कविता लय, ताल, यति, गति, आरोह अवरोह के साथ गाते हुए जब देखता तो खुद भी खेतों में काम करते हुए वैसे ही गाने लगता, कविता बनाने लगता। और इस प्रकार पाठशाला जाने से जो संघर्ष उसने पढ़ाई के लिए किया, उस पढ़ाई को करते हुए उसके अंदर एक नई प्रतिभा निखर कर आती है।
तो यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।